सार्थ एकेडमी के ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस विषय से प्रथम पुस्तक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये रेज होता है कि व्हाट इज़ साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया क्या है। तो हम भौगोलिक रूप से देखें तो उत्तर में हिमालय, नॉर्थ में हिमालय, दक्षिण में इंडियन ओशियन और पूरब में बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में अरब सागर, इस बीच में जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र को साउथ एशिया कहा जाता है। तो ये भौगोलिक रूप से हो गया। और पॉलिटिकल रूप से जो ये क्षेत्र के बीच में जितने देश हैं वो सारे साउथ एशिया में आएंगे। तो इस बीच में जो देश हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 7 देश इस क्षेत्र में आते हैं। साथ में कभी कभी हम अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी इस दक्षिण एशिया में शामिल करते हैं। इसको हम मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। आइए मैप देखते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है। इसमें देखिए इधर एशिया है। एशिया में ये जो है साउथ एशिया, इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो उत्तर में ये हिमालय है, ये सारे चीज़, ये जो रेंज है ये हिमालय है। इधर अरबियन सी है पश्चिम में, पूरब में देखेंगे बे ऑफ बंगाल है और हम दक्षिण में देखेंगे कि ये इंडियन ओशियन है। ये सब मिला करके दक्षिण एशिया बनता है। तो ये एक तो भौगोलिक रूप से हो गया। और अब हम जब इसको देखेंगे पॉलिटिकल रूप से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, यहाँ पर देखिए श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव है और उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर देखिए नेपाल है, भूटान यहाँ पर है। ये सारे मिला करके दक्षिण एशिया का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बर्मा ये यहाँ पर है, अफ़गानिस्तान जो है वो यहाँ पर है। तो ये सारे जो है मिलकर साउथ एशिया का निर्माण करते हैं। चाइना इसके बगल में है लेकिन इसको हम साउथ एशिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। हमने मैप के माध्यम से समझ लिया कि साउथ एशिया क्या है। अब हम साउथ एशिया की राजनीतिक प्रणाली को देखते हैं। साउथ एशिया की राजनीतिक प्रणाली में यानी पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखेंगे कि भारत और श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद से ही यहाँ लोकतंत्र कायम रखा है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है कभी लोकतांत्रिक सरकार बनी है तो कभी सैनिक सरकार, दोनों तरह के शासन यहाँ रहे हैं। वहीं नेपाल और भूटान में देखा जाए तो यहाँ पर पहले राजतंत्र था लेकिन अब यहाँ जो है लोकतांत्रिक शासन पद्धति, डेमोक्रेसी लागू है। अब मालदीव में देखते हैं जो 7वां देश है। मालदीव में 1968 तक 1968 तक सल्तनत शासन हुआ करता था। 1968 में यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई। उसके बाद गणतंत्र चला। उसके बाद जून 2005 में यहाँ पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई। इस संसदीय प्रणाली में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। अब हम एक एक देश का विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान सेना और लोकतंत्र, चूँकि हमने ऊपर देखा है कि पाकिस्तान में कभी सैनिक शासन रहा है तो कभी लोकतंत्र रहा है, तो हम इसी संदर्भ में इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि पाकिस्तान जो है 1947 में आज़ाद हुआ है, यानी कि भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत का बंटवारा होकर पाकिस्तान बना 1947 में। उसके बाद वहाँ पर 1956 में संविधान बना और 1956 में संविधान बनने के बाद प्रथम आम चुनाव हुए जिसमें लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। लेकिन यह लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 1958 में 1958 में वहाँ के जो जनरल अयूब खान थे सेना, उनके द्वारा इस लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट किया गया और सैन्य शासन स्थापित किया गया। अभी जनरल अयूब खान का शासन चल ही रहा था कि 1969 में देखेंगे कि जनरल याहिया खान जो हैं वो अयूब खान को हटा करके और वो खुद सत्ता संभाल लेते हैं। उसके बाद 1970 में चुनाव होता है। चुनाव में देखेंगे पाकिस्तान 2 भागों में था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुर रहमान थे, उनकी पार्टी थी अवामी लीग। तो अवामी लीग को 1970 के चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ लेकिन उनको सत्ता नहीं दी गई। तो इसके विरोध में शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय में जनरल याहिया खान की,
उनके द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई। इस सैन्य कार्रवाई के कारण बहुत सारे जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो भाग भाग करके इंडिया में आने लगे, जिसके कारण इंडिया को जो है इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और अंततः 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो इसमें पाकिस्तान हार गया और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अलग होकर के बांग्लादेश एक नया देश बन गया। उसके बाद जो यही 1971 में चुनाव हुआ, 70 में जो चुनाव हुआ था उसमें चूंकि पूर्वी पाकिस्तान हट गया और मुजीबुर रहमान हट गए, तो उसके बाद जो सीट बचा उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उनकी पार्टी की बहुमत बनी और 1971 में इनकी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1958 में जो सैनिक शासन यहाँ चालू हुआ था वो जाके 1971 में समाप्त होता है। उसके बाद देखेंगे कि 1977 में जो जियाउल हक थे, जनरल जियाउल हक, उन्होंने जो जुल्फिकार अली भुट्टो की जो सरकार थी उनका तख्ता पलट कर दिया और फिर एक बार सैनिक शासन स्थापित किया। तो इसके बाद फिर सैनिक शासन पाकिस्तान में स्थापित हो गया। ये सैनिक शासन 1988 तक चला। 1988 में पुनः आम चुनाव हुए। इस चुनाव में जो जुल्फिकार अली भुट्टो जो बने थे 1971 में प्रधानमंत्री, उन्हीं की बेटी जो है बेनज़ीर भुट्टो वो उनकी नेतृत्व में सरकार बनी और इसके बाद 1999 तक पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार रही। लेकिन फिर 1999 में क्या हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने नवाज़ शरीफ जो उसमें प्रधानमंत्री थे उनका तख्ता पलट कर और सैनिक शासन स्थापित कर दिया। अब इनका जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो शासन था वो 2007 तक रहा। उसके बाद 2008 में पुनः वहाँ आम चुनाव हुए और आम चुनाव के बाद पाकिस्तान में पुनः लोकतंत्र की बहाली हुई और 2008 के बाद अब तक वहाँ पर लोकतंत्र कायम है। अब हम यह देखेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी क्यों नहीं रह पा रहा है। तो उसका कुछ कारण है, वो कारण हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि यहाँ जो है सेना, धर्मगुरु और भूस्वाम्य अभिजन यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं उनका जो है सामाजिक दबदबा है और ये जो है ये सैनिक शासन का समर्थन करते हैं। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण यह है कि शुरुआत से ही जब पाकिस्तान बना था उसी समय से पाकिस्तान और भारत के बीच जो है हमेशा तनातनी बना रहा। इस तनातनी के कारण जो है पाकिस्तान में सेना समर्थक गुट जो हैं वो ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और तीसरा कारण जो है वो ये है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण कि वहाँ पर लोकतंत्र के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया जा रहा है। और चौथा कारण जो है वो है कि अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिए हैं। तो ये चार कारण रहे जिसके कारण कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी नहीं हो पाया है। इसके बाद अब हम देखेंगे बांग्लादेश। ये 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था उसके बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर के एक नया देश बांग्लादेश बना था, यानी बांग्लादेश का जन्म जो है 1971 में हुआ है। तो 1971 में जो आंदोलन किए थे शेख मुजीबुर रहमान, वो वहाँ के उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बांग्लादेश को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी देश घोषित किया। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन नहीं चली और 1975 में बांग्लादेश के जो जनरल जियाउल रहमान थे उनके नेतृत्व में जो मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री थे उनके विरुद्ध सैन्य बगावत हुई और इस सैन्य बगावत में जो प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान थे वो मारे गए और जियाउर रहमान जो है सैनिक शासक बन गए। उसके बाद इन्होंने बाद में बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। जो जियाउर रहमान थे उन्होंने बाद में बांग्लादेश नेशनल पार्टी बना करके चुनाव लड़ा। उसके बाद आप देखेंगे कि 1975 के बाद ये जियाउर रहमान शासन कर ही रहे थे, तभी 1981 में एक और जनरल HM इरशाद, उन्होंने क्या किया कि जियाउर रहमान की हत्या की और स्वयं सैन्य शासक बन गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1975 से लेकर के अभी तक बांग्लादेश में सैन्य शासन ही चल रहा है। लेकिन 1981 के इस तख्तापलट के बाद धीरे धीरे जो आम जनता है वहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए जन आंदोलन करने लगे और इस जन आंदोलन के कारण 1990 में जनरल इरशाद को जो है अपने शासन से हटना पड़ा और 1991 में आम चुनाव कराना पड़ा। 1991 में आम चुनाव हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश में अभी तक लोकतंत्र कायम है। तो अब हम बांग्लादेश देख लिए, अब हम नेपाल देखते हैं। तो नेपाल जो है शुरुआत में अतीत में एक हिंदू राज्य था। उसके बाद धीरे धीरे बाद में क्या हुआ कि वहाँ संवैधानिक राजतंत्र यानी कि संविधान के द्वारा राजा को हेड बनाया गया था और इसी के अधीन
सीमित रूप से लोकतांत्रिक गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। लेकिन ये लोकतांत्रिक गतिविधि जो थी पूरी छूट के साथ नहीं थी। इस कारण क्या होता था कि सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर के अक्सर जो है राजशाही और लोकतंत्र समर्थकों में टकराव होते रहता था। और इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ पर माओवादी जो थे वो धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे नेपाल को अपने प्रभाव में ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, 2006 में एक व्यापक जन आंदोलन उभरा। इस जन आंदोलन का नेतृत्व जो है ये माओवादी जो थे उनके नेता के सहित 7 पार्टी मिल करके ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस आंदोलन के आगे झुकते हुए राजा जो है लोकतंत्र अपनाने पर राजी हो गया। उसके बाद 2008 में यहाँ चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है और यह अभी तक लोकतांत्रिक सरकार उसके बाद चल रहा है। उसके बाद हम भूटान देखते हैं, भारत का पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है। तो भूटान में जो है चोग्याल वंश के अधीन राजतंत्र चल रहा था। लेकिन 2008 में क्या हुआ कि वहाँ के राजा ने स्वयं लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने की पहल की और वहाँ पर सुधार करते हुए संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। और इस संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली स्थापित किया। अब वहाँ पर संसदीय प्रणाली है जिसमें कि 2 से अधिक दल चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं का शासन चलता है। तो इस प्रकार भूटान में भी लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। अब हम श्रीलंका के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि श्रीलंका जो है शुरू से ही, जब से ये आज़ाद हुआ है तब से अपने यहाँ लोकतंत्र कायम किए हुए है। ये 1948 में आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटेन से 1948 में इसे आज़ादी मिली। उस समय इसे जो है सिलोन नाम से जाना जाता था। और इस श्रीलंका में 2 जातीय समुदाय जो हैं वो वहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। एक तो है सिंहली और एक है तमिल। ये 2 समुदाय श्रीलंका में बहुत ज़्यादा हैं। इसमें सिंहली जो है बहुसंख्यक है, यानी इनकी संख्या तमिलों की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए तमिल अल्पसंख्यक कहलाते हैं और सिंहली बहुसंख्यक कहलाते हैं। इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष का जो इसमें हुआ तो इसी को हम देखेंगे कि किस तरह से संघर्ष चला है। तो यहाँ पर देखिए कि श्रीलंका के जो सिंहली समुदाय थे वो ये मानते थे कि श्रीलंका जो है श्रीलंका सिंहलीय लोगों का है, इसमें तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरता जाना चाहिए, ये सिंहली लोगों का कहना था। तो जब ये बात ये सिंहली लोग कहते थे तो इससे क्या हुआ कि तमिल समुदाय के लोगों में उग्र तमिल राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और इस उग्र तमिल राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ इसके कारण वहाँ पर LTTE ये एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इसकी स्थापना होती है। और ये LTT क्या करती है कि श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर अलग तमिल राज्य की मांग करती है कि हमें अलग तमिल देश दे दिया जाए। इनकी मांग है तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है देश, तो यहाँ पर तमिल ईलम का मतलब है तमिलों के लिए एक अलग देश की ये मांग करते हैं। और इन्हीं दोनों समूहों के बीच संघर्ष चलता है और सरकार इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाने का प्रयास करती है। अब देखेंगे कि ये जो तमिल समुदाय के लोग हैं, ये तमिल समुदाय के लोग भारतवंशी हैं, तो इस कारण से भारत भी इससे जुड़ा हुआ है। तो एक समय ऐसा आया जब भारत जो है इस समस्या में हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करते हुए 1987 में एक शांति सेना श्रीलंका भेजा। लेकिन ये श्रीलंका में शांति सेना भेजना भारत के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं रहा, क्योंकि जब यह शांति सेना श्रीलंका में गई तो ये शांति सेना लिट्टे के साथ, ये जो LTTE है, लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। तो लिट्टे समझने लगा कि ये हमारे विरुद्ध यहाँ एक्शन लेने आया है। वहीं श्रीलंका की जो आम जनता थी वो ये मानने लगी कि भारत उसके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत की शांति सेना है वो उसको श्रीलंका के सामान्य लोग भी और LTT भी वो नापसंद करने लगे। अंत में ये जो शांति सेना जिस उद्देश्य को लेकर भेजा गया था वो असफल हो गया और 1989 में शांति सेना को वापस बुला ली गई। उसके बाद भारत फिर कभी इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप इस मैटर में नहीं किया। वहीं देखते हैं कि श्रीलंका ने 2009 में ये जो LTT है लिट्टे के विरुद्ध जो है व्यापक सैन्य अभियान करी और लिट्टे प्रमुख जो प्रभाकरण जो था उसको मार गिराया। और इसके मार गिराने के कारण क्या हुआ, इसके बाद से श्रीलंका में शांति और व्यवस्था कायम है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी साउथ एशिया के देश हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं, उसमें भले ही कभी सैनिक शासन रहा हो या राजतंत्र रहा हो, लेकिन अंततः वहाँ के लोग जो है लोकतंत्र के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में लोकतंत्र की भावना जो है बहुत ही मजबूत है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भारत के साथ इन पड़ोसी देशों का कैसा संबंध रहा है, इसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।